जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां रातों रात सब कुछ बदल जाता है, जहां दशकों से चली आ रही तरक्की और खुशहाली पर अचानक ब्रेक लग जाता है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर 1973 में दुनिया ने हकीकत में ऐसा ही कुछ देखा था। एक ऐसा संकट जिसने सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं को ही नहीं हिलाया, बल्कि दुनिया में कौन कितना ताकतवर है इसके सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। ये नंबर देख रहे हैं? 300%। रातों रात तेल की कीमत जो करीब $3 प्रति बैरल थी, वो उछलकर $12 पर पहुंच गई। मतलब सीधे सीधे 300% का उछाल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक तरह का आर्थिक भूकंप था जिसने पूरी दुनिया की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। द फ्यूचर विल बी सब्जेक्ट टू डिले, मतलब भविष्य में देरी होगी। ये फाइनेंशियल टाइम्स की हेडलाइन थी 1973 के आखिर में, और ये एक लाइन उस वक्त के माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उम्मीद और तरक्की का दौर चल रहा था, वो जैसे अचानक से थम गया। चारों तरफ बस एक अनिश्चितता का माहौल था। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये संकट सिर्फ पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनों तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये असल में एक पूरे युग का अंत था। एक ऐसा सांस्कृतिक और आर्थिक झटका जिसने लोगों के जीने का तरीका ही बदल डाला। देखिए, 1945 से 1973 तक का जो दौर था, खासकर पश्चिमी देशों के लिए वो एक सुनहरे सपने जैसा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अमेरिका में गैस सस्ती थी, गाड़ियां बड़ी बड़ी होती थीं और सबको लगता था कि आर्थिक विकास की कोई सीमा ही नहीं है। और इस सब की नींव में क्या था? सस्ता और आसानी से मिलने वाला तेल। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दौर कभी खत्म भी हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये स्थिरता इतनी आसानी से टूट कैसे गई? मतलब जो इतना मजबूत दिख रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? क्योंकि इस बेहिसाब तरक्की की चमक के नीचे एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। चलिए देखते हैं वो क्या थी। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि अमेरिका की तेल की प्यास कैसे बढ़ रही थी। हुआ ये कि 1970 तक अमेरिका का अपना तेल उत्पादन तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी खपत वो रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। नतीजा, अमेरिका विदेशी तेल पर बुरी तरह से निर्भर हो गया और सिर्फ 3 साल के अंदर तेल का आयात लगभग दोगुना हो गया। यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा उठाया जाने वाला था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है OAPEC की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये अरब तेल उत्पादक देशों का एक संगठन था, और इन देशों को यह एहसास हो गया था कि दुनिया की तेल पर जो निर्भरता है, वो दरअसल उनके हाथ में एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है, और उन्होंने इसका इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। तो अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। ये सब शुरू हुआ मध्य पूर्व में एक युद्ध से, जहां 2 महाशक्तियां आमने सामने थीं, और फिर लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर 1973 में हालात बहुत तेजी से बदले। 6 अक्टूबर को योम किप्पुर युद्ध शुरू हुआ, जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया। इसके जवाब में अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार भेजना शुरू कर दिया। ये अरब देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 17 अक्टूबर को OAPEC ने तेल उत्पादन में 5% की कटौती कर दी। और फिर जब 19 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इजराइल के लिए $2.2 बिलियन की और मदद मांगी, तो बस सऊदी अरब के किंग फैसल का गुस्सा फूट पड़ा। 20 अक्टूबर को उन्होंने अमेरिका पर पूरी तरह से तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। राइट दिस डाउन, यानी इसे लिखो। ये थे सऊदी किंग फैसल के शब्द जब उन्होंने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। ये कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं थी, ये एक सीधा और साफ फरमान था। ये शब्द उस गुस्से और उस दृढ़ संकल्प को दिखाते हैं जिसके साथ ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये सीधी कार्रवाई थी। और ये पाबंदी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, उन सभी देशों को निशाना बनाया गया जिन्होंने इजराइल का साथ दिया था। इसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स, कई देश शामिल थे। मतलब साफ था, OAPEC के इस फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। तो फिर हुआ क्या? इस प्रतिबंध का असर कैसा रहा? अगर एक शब्द में कहूं तो भगदड़। दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। इस ऑयल शॉक ने पूरी दुनिया में डर और बेचैनी की एक लहर दौड़ा दी। आम लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं। कई जगह तो पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। सरकारों को ऊर्जा बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। क्रिसमस की सजावटी लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई।
गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा के 55 मील प्रति घंटा कर दी गई। जिंदगी अचानक से धीमी, अंधेरी और ठंडी लगने लगी थी। कुछ देशों पर तो इसका असर बहुत ही बुरा पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निर्भर थे। अब जापान का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जापान का 90% तेल मध्य पूर्व से आता था। अब आप सोचिए, जब ये सप्लाई अचानक बंद हो गई तो उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही दांव पर लग गई। इस संकट ने एक नए आर्थिक राक्षस को जन्म दिया, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा गया। अब ये क्या था? ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति थी। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रुक गई थी, मतलब नौकरियां नहीं थीं, कंपनियां बंद हो रही थी, और दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही थी, मतलब डबल मार। अर्थशास्त्रियों को लगता था कि ऐसा होना नामुमकिन है, पर यह हो रहा था, और इस पर बहस आज तक होती है। ये पाबंदी तो कुछ महीनों में खत्म हो गई, लेकिन इसके जो झटके थे वो दशकों तक महसूस किए गए। सच तो यह है कि 1973 के इस संकट ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी गाड़ियों से लेकर हमारी राजनीति तक सब कुछ। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़े बदलावों में से एक आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अमेरिका की वो बड़ी बड़ी गैस पीने वाली गाड़ियां, जिन्हें गैस गजलर्स कहा जाता था, वो रातों रात सबकी आंखों में खटकने लगीं। लोगों को अब ऐसी गाड़ियां चाहिए थीं जो तेल कम पिएं, और यहीं पे जापानी कंपनियों ने बाजी मार ली। उनकी छोटी, हल्की और ज्यादा माइलेज देने वाली कारों की मांग इतनी बढ़ी कि ग्लोबल ऑटो बाजार का नक्शा ही बदल गया। दुनिया भर की सरकारों को एक बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि वो ऊर्जा के मामले में इतने लाचार नहीं रह सकते। तो फिर एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा स्वतंत्रता का दौर शुरू हुआ। अमेरिका और दूसरे देशों ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे आपातकाल के लिए तेल का भंडार बनाना, ऊर्जा के लिए अलग से मंत्रालय बनाना, और परमाणु ऊर्जा और दूसरे वैकल्पिक स्रोतों में निवेश करना। साथ ही ऊर्जा बचाना एक राष्ट्रीय आदत बन गई। और ये मामला सिर्फ ऊर्जा का नहीं था, ये ताकत का था। इस संकट ने दौलत और ताकत का पलड़ा तेल निर्यातक देशों की तरफ झुका दिया। अचानक ओएपीएसी देश दुनिया के मंच पर बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। अब उनके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के सबसे विकसित देशों की नीतियों पर भी असर डाल सकते थे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की पूरी केमिस्ट्री ही बदल गई। अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका के कई पुराने साथी, जैसे पश्चिमी यूरोप और जापान, अब अरब देशों के पक्ष में नीतियां बनाने लगे। इसकी वजह से नेटो जैसे पुराने गठबंधनों में भी दरारें आने लगी। और ऑयल वेपन यानी तेल का हथियार, ये शब्द हमेशा के लिए दुनिया की डिक्शनरी में शामिल हो गया। मार्च 1974 में ये पाबंदी तो खत्म हो गई, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। जो दुनिया इसने पीछे छोड़ी वो बिल्कुल अलग थी। 1973 के इस झटके ने एक बात हमेशा के लिए साफ कर दी। सस्ती और आसानी से मिलने वाली ऊर्जा का वो सुनहरा दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। और इसी एक एहसास ने हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। और ये हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 1973 के संकट ने हमें ये दिखाया कि ऊर्जा का मुद्दा कितनी तेज़ी से पूरी दुनिया को तहस-नहस कर सकता है। इसने हमें हमारी कमज़ोरी का एहसास कराया। आज जब हम नई तरह की ऊर्जा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो सवाल ये है, क्या हमने इतिहास के उस सबक को सीखा है, या फिर हम अगले बड़े झटके के लिए आज भी उतने ही बेपरवाह हैं?